अस्सलाम वालेकुम। चंद वीडियोस मैंने सोचा कि टेक्निकल इंडिकेटर्स के ऊपर भी बनाई जाए। मुझे पर्सनली टेक्निकल इंडिकेटर्स बहुत ज़्यादा को पसंद नहीं है। हाँ, इनका एक डेफिनेटली एक रोल है। ये प्ले करते हैं और वो इसलिए इनको स्टडी करना, अपने आर्सनल में इनको रखना, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो इनका बेसिकली ड्रॉबैक है वो ये होता है कि अगर फ़र्ज़ कीजिए आप टेक्निकल इंडिकेटर्स को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो आपका जो चार्ट होता है ना, उसके अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो प्राइस सेक्शन है, वो बिल्कुल गायब होकर रह जाती है। ठीक है। और जब प्राइस सेक्शन आपकी नज़र से गायब हो जाएगी तो आपसे जो जो बेसिक डाटा है, जो बिल्कुल जिससे सारी चीज़ें कैलकुलेट हो रही होती हैं, वही गायब हो जाएगा। मतलब टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या हैं? टेक्निकल इंडिकेटर्स जितने भी हैं, ये यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये इंडिकेटर्स लिखा हुआ है। तो ये जितने टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं, ये डिफरेंट किस्म के फार्मूलाज हैं जो कि प्राइस के ऊपर लगा दी जाती हैं। और जब ये प्राइस के ऊपर लगा दी जाती हैं तो प्राइस वो अकॉर्डिंगली एक ग्राफ बना देगा या कोई नंबर आपको दे देगा। तो जब फर्ज कीजिए प्राइस चेंज आती है और आप एक प्राइस एक्शन ट्रेडर हो, आप बेसिकली प्राइस एक्शन को ही इंपॉर्टेंस दे रहे हो, तो आप उस चेंज को ऑब्जर्व कर लोगे। इंडिकेटर ये करेगा कि सबसे पहले अब प्राइस चेंज आई। अब अगर आप फर्ज करें इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले प्राइस चेंज आई। प्राइस चेंज आने के बाद क्या होगा? दूसरे स्टेप में इंडिकेटर उसके ऊपर अपना फॉर्मूला लगाएगा। फॉर्मूला लगने के बाद तीसरे स्टेप में ये होगा कि वो डिस्प्ले होगा। और चौथे फेज में आप उस इंडिकेटर को रीड करोगे, स्टडी करोगे। तो आप जो बेसिक फोकस था, यानी एक कंडीशन में तो ये है ना कि प्राइस सेक्शन में प्राइस के अंदर चेंज आई और आपने रीड कर ली। दूसरे में यह है कि पहले प्राइस में चेंज आई, इंडिकेटर ने फॉर्मूला लगाया, उसका रिजल्ट आया, फिर आपने उस रिजल्ट को देखना शुरू किया। तो आप तीन चार स्टेप्स दूर हो जाते हैं जो प्राइस एक्शन है, जो बेसिक डाटा है जिससे सारी चीज़ें कैलकुलेट हो रही हैं, जो बुनियाद है हर चीज़ की। तो इसलिए बहुत ज़्यादा मतलब है कि इंडिकेटर्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अपने चार्ट्स को बिल्कुल आप उसको ओवर क्राउड ना करें, क्योंकि जब आप बिल्कुल ओवर क्राउड कर दोगे तो आप रीड ही नहीं कर सकोगे। लोगों को असल में जब स्टार्ट करते हैं टेक्निकल एनालिसिस, तो वो सबसे पहले इंडिकेटर्स का नाम सुनते हैं और वो मिसाल के तौर पे वो सुनेंगे कि अच्छा यार एक आरएसआई होता है, अच्छा जी एक आरएसआई हो गया, ठीक है। ये आरएसआई के बाद उनको पता लगता है कि जी एक मैकडी भी बड़ा अच्छा इंडिकेटर है, वो मैकडी लगा देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उनको पता लगता है कि जी एक स्टोकेस्टिक्स भी एक होता है, ठीक है, तो वो एक स्टोकेस्टिक्स भी लगा देंगे, ठीक है। फिर उनको मिसाल के तौर पे पता लगता है कि अच्छा जी एक तो बॉलिंगर बैंड होता है, अच्छा जी बॉलिंगर बैंड भी लगा दिया। अब अगर आप इसी तरह मिसाल के तौर पे ये ऑसम ऑसिलेटर भी एक होता है, वो भी लगा दिया। अब आपने ये इतने ढेर सारे इंडिकेटर्स तो लगा दिए, ठीक है, मगर इसके अंदर आपका जो प्राइस सेक्शन है वो बिल्कुल आप ये देखें ख़त्म होकर रह गया। अब इसके अंदर आप क्या मतलब क्या इंडिकेशन आपको मिलेगी? और जो इंडिकेटर्स होते हैं इनके अंदर भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ठीक है। अब अगर आपको ये नहीं पता कि कौन सी इंडिकेटर्स हैं, उनकी क्या टाइप्स हैं, उनको आपने स्टडी नहीं किया, तो आप कई दफ़ा तो ये करोगे कि आप एक ही कैटेगरी के दो तीन इंडिकेटर्स डाल दोगे, ठीक है। मतलब जब हम इंडिकेटर्स को क्लासिफाई करते हैं तो हम उनको इस तरह से क्लासिफाई करते हैं कि इनमें कुछ होती हैं जो ट्रेंड को फॉलो करती हैं और कुछ होते हैं जो ऑसिलेटर्स होते हैं, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको जब आरएसआई की मिसाल दी या स्टोकेस्टिक्स की मिसाल दी, ये बेसिकली ऑसिलेटर्स हैं, ठीक है। इसके बरक्स जो ट्रेंड फॉलोइंग है वो क्या है? उनमें मूविंग एवरेजेस आ जाती हैं, बॉलिंगर बैंड आ जाता है, बॉलिंगर बैंड पे साथ खुद एक 20 डेज मूविंग एवरेज होता है। इसी तरह मैकडी आ जाता है। तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर्स अलग होते हैं, ऑसिलेटर्स अलग होते हैं, ठीक है। ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर्स आपको ट्रेंडिंग मार्केट में फ़ायदा दे देंगे, मगर जब भी आपका प्राइस एक्शन ट्रेंड ख़त्म करेगा और आप समझ लें कि एक कंसोलिडेशन में या एक साइडवेज मार्केट में चला जाएगा, तो वो आपको अच्छे सिग्नल्स जनरेट नहीं करेगा। उस वक्त शायद ऑसिलेटर्स ज़्यादा बेहतर आपको हेल्प आउट करें।
मगर उसमें प्रॉब्लम यही आती है कि कंसोलिडेशन में या इस तरह के फेजेस में ज़्यादा ट्रेडिंग करनी नहीं चाहिए, साइड पे रहना चाहिए। मिसाल के तौर पे अभी अब ट्रेंड फॉलोइंग की मिसाल देते हैं और एक ऑसिलेटर की मिसाल दे देते हैं, ठीक है। हम इस तरह से करते हैं कि हम एक मूविंग एवरेज डाल देते हैं। मिसाल के तौर पे हम डाल देते हैं मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज ये वाला डाल देते हैं, ठीक है ना। हम इसको बना देते हैं 50 डेज मूविंग एवरेज, ठीक है। जो 50 डेज मूविंग एवरेज होती है इसकी काफ़ी सिग्निफिकेंस मानी जाती है। मूविंग एवरेज के लेक्चर में हम उसको भी देख लेंगे। अब ये हमने इसको मूविंग एवरेज का कलर हम थोड़ा सा से ब्लैक कर देते हैं, ठीक है ना। अब ये हमारे पास एक मूविंग एवरेज आ गया, ठीक है ना। अच्छा, इसके बरक्स दूसरा हम इसमें डाल देते हैं, से फॉर एग्जांपल स्टोकेस्टिक्स को डाल देते हैं, ठीक है। ये स्टोकेस्टिक्स हमने डाल दिया, ये स्टोकेस्टिक्स आरएसआई डाल देते हैं। स्टोकेस्टिक आरएसआई और स्टोकेस्टिक्स में फ़र्क ये है कि स्टोकेस्टिक्स में तो ये डाटा यूज़ हो रहा है, स्टोकेस्टिक्स आरएसआई में आरएसआई के ऊपर स्टोकेस्टिक्स वाला फार्मूला अप्लाई कर दिया जाता है। अच्छा, अब अगर हम गौर करें, हम इस जोन को स्टडी करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे ये जो हमारे पास जोन आ रहा है, ठीक है, ये हमारे पास जोन है, इस पर्टिकुलर जोन को हम स्टडी करना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर हम इस जोन को स्टडी करना चाहें तो ये रफली हमारे पास ये जोन बन गया, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर हम इस जोन में देखें तो मूविंग एवरेज जो है, चूंकि ये एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है, ठीक है, ये ट्रेंड फॉलो करता है, तो इसने हमें यहाँ पे सॉर्ट ऑफ एक बाई सिग्नल जनरेट किया, ठीक है ना, और यहाँ पे इसने हमें एक सेल सिग्नल जनरेट कर दिया, ठीक है। तो ये तो चलो ठीक हो गया, इसने हमें एक इतना बड़ा मूव फॉलो करवा दिया, ये एक ठीक ठाक, यहाँ से आप अगर आपने बाई किया हो, ठीक है, और यहाँ से अगर आपने बाई किया और आपने यहाँ तक जाके सेल कर दिया, तो ये तकरीबन तकरीबन आपका 11% 12% का मूव बन रहा है। चलो ये तो ठीक हो गया। अब अगर आप स्टोकेस्टिक आरएसआई को देखो तो इसने यहाँ पे तो आपको जब बल्कि यहाँ पे ये बाई सिग्नल जनरेट कर रहा था, ये यहाँ पे आपको उल्टा सेल सिग्नल दे रहा है, ये ओवर बॉट हुआ पड़ा है, और मतलब ये आपको कह रहा है कि नहीं जनाब यहाँ पे तो आपको बाई करना ही नहीं चाहिए। अच्छा, यहाँ पर भी आपको बाई का सिग्नल नहीं जनरेट करा, यहाँ पर भी आपको बाई का सिग्नल जनरेट नहीं करा, पहली दफ़ा ये यहाँ पे करके कहीं आपको बाई का सिग्नल जनरेट करा रहा है, दिस प्लेस, ये जो पर्टिकुलर स्पॉट है, ठीक है ना। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक का आपको एक ट्रेड दे रहा है, और यहाँ के बाद ये फिर आपको सेल सिग्नल जनरेट कर देता है। और इस सारे दौरान में अगर आप देखें तो ये आपसे कोई 5-6 ट्रेड्स करवाना चाह रहा है। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि ये एक बेसिकली ऑसिलेटर है। ऑसिलेटर का प्रॉब्लम ये होता है कि इसकी एक मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू होती है 0 की, एक मैक्सिमम वैल्यू होती है 100 की। इसने इन्हीं के दरमियान में ऑसिलेट करते रहना होता है। यही हाल अगर आप इसकी जगह आरएसआई को भी डाल दोगे तो आपको ऑलमोस्ट सिमिलर रिजल्ट ही मिल रहा होगा। तो ये हमारे पास को बहुत ज़्यादा हेल्प हमें स्टोकेस्टिक्स यहाँ पे नहीं कर रहे। इसके बरक्स अगर फॉर एग्जांपल हम मूविंग एवरेज को देखें और थोड़ा सा हम शॉर्टर ड्यूरेशन, चूँकि हमने 50 डेज़ का लिया हुआ है, अगर फॉर एग्जांपल हम 20 डेज़ का मूविंग एवरेज ले लें, ठीक है ना। अगर 20 डेज़ का आप मूविंग एवरेज लेंगे तो ये आपको शायद इसने देखिए आपको यहाँ पे एक बाई सिग्नल जनरेट करवा दिया था, एक इसने यहाँ पे सेल सिग्नल जनरेट कराया, यहाँ से फिर इसने बाई का सिग्नल दिया, ऑलमोस्ट इसने यहाँ तक आपको 20 डेज मूविंग एवरेज ने कैरी करवाया। अगर आप मूविंग एवरेज को देखो तो ये अगर आप यहाँ से देखें तो ये इसने 20 डेज मूविंग एवरेज ने आपको एक ठीक ठाक बड़े गेंस आपको दे दिए, तकरीबन 22% की गेंस 20 डेज मूविंग एवरेज की अगर हम बात करें तो उसने आपको दे दी थी, ठीक है। तो मगर यहाँ पे प्रॉब्लम ये आता है कि इस जोन में जब मार्केट कंसोलिडेट कर रही थी तो 20 डेज मूविंग एवरेज आपको फ़ायदा नहीं दे रहा था, क्योंकि ये बिल्कुल सेंटर में से गुजर रहा है। देखिए आपको यहाँ पे अगर बाई सिग्नल जनरेट हो रहा है, यहाँ पे सेल सिग्नल जनरेट हो रहा है, यहीं पे बाई सिग्नल जनरेट हो रहा है, यहीं पे सेल सिग्नल जनरेट हो रहा है। तो वो आपका ना जब भी इस तरह की मार्केट आएगी कि जिसमें मार्केट साइडवेज हो जाएगी तो ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर्स आपको फ़ायदा नहीं देंगे। इसके बाद अगर इस पर्टिकुलर जोन में हम वही स्टोकेस्टिक्स आरएसआई लगा लें या कोई भी स्टोकेस्टिक्स का लगा लें
तो वो हमें, अगर हम ट्रेड करना चाहें तो ज़्यादा बेहतर देगा। मिसाल के तौर पे ये अगर आप और करें, अभी ये हमारे पास तकरीबन ये जोन बनेगा, तकरीबन ये जोन है। तो अगर आप देखें तो ये जो जोन था, यहाँ पे इसने हमें बाय सिग्नल दे दिया था और इसने यहाँ पे जाके सेल सिग्नल दे दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे इसने दोबारा हमें बाय सिग्नल जनरेट कर दिया, फिर यहाँ पे सेल सिग्नल। तो जो साइडवेज मार्केट होगी उसके अंदर जो आपकी ऑसिलेटर्स हैं वो बेहतर परफॉर्म करेंगे, और जो ट्रेंडिंग मार्केट होंगी उसमें ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर्स आपके ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब अगर आपने कभी भी अपने चार्ट्स को बनाना है तो आपके जहन में ये ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर्स आपको साइडवेज मार्केट में बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर रहे होंगे, और ऑसिलेटर्स आपको, चाहे आरएसआई क्यों ना हो, वो आपको कभी भी एक ट्रेंडिंग मार्केट में वो फॉरन, जिसको हम ओवरबॉट कहते हैं या बहुत ओवर हीटेड कहते हैं, उस डोमेन में चला जाएगा। अब आरएसआई को हमने कैसे यूज़ करना है उसके ऊपर भी मैं आपके लिए वीडियोस बना दूंगा। मगर जो मेन मसला है इंडिकेटर्स का वो यही है कि ये बहुत ज़्यादा लैग करते हैं। तो ये चीज़ आपके जहन में ज़रूर रहना चाहिए। कुछ इंडिकेटर्स को लीडिंग इंडिकेटर कहा जाता है, लोग उनको यूज़ भी करते हैं, जैसे कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स होती हैं, या मिसाल के तौर पे जो सपोर्ट रेजिस्टेंस को अगर आप मान लो तो उसको भी लोग कहते हैं कि जी वो भी तो एक इंडिकेटर है। मगर मेरे ख्याल में जो मेन लीडिंग इंडिकेटर है आपका वो वॉल्यूम है। वॉल्यूम बजाते खुद आपको बड़ा अच्छा जो है ना एक इंडिकेशन दे देता है कि यार कुछ होने वाला है, कोई ना कोई पॉइंट इम्पोर्टेंट आ रहा है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, आप ये एक अ, देखें, जब वॉल्यूम को हम देख रहे होते हैं तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे प्राइस के अंदर कितना मूव आ रहा है, ठीक है ना, और यहाँ पे वॉल्यूम का बार कितना बड़ा बन रहा है, ठीक है। ये बेसिक सा एक थोड़ा सा आपको मैं हिंट दे रहा हूँ, इस पे बाद में लेक्चर्स बनाएंगे। अब अगर वॉल्यूम में तो इतना मूव आया, ठीक है ना, और इसके साथ एक ठीक ठाक बड़ा किस्म का वॉल्यूम का बार भी बना हुआ है, तो हमें हुआ कि हाँ यार ठीक है, इतना प्राइस चेंज आई है तो इसके लिए इतना वॉल्यूम भी चाहिए था। मगर अगर आप अगला ये वाला कैंडल देखें तो इसकी बॉडी कितनी छोटी सी है, बिल्कुल छोटी सी बॉडी है, मगर आप उसके बरक्स इसको बोलते हैं स्पिन टॉप, ठीक है, जिसे लट्टू कहते हैं ना, लट्टू की तरह का है ये, ठीक है। बॉडी बिल्कुल छोटी सी है इस पर्टिकुलर जगह में। ये तकरीबन बन रहा है 15 जून 2021 का कैंडल है ये, ठीक है। अच्छा, नीचे वॉल्यूम देखें, वॉल्यूम इतने ज़्यादा है, तो आपके ना कान खड़े होने चाहिए कि यार ये क्या चक्कर है कि यहाँ पे वॉल्यूम इतना ज़्यादा है और बॉडी इतनी छोटी सी है, ये क्या हो रहा है। अच्छा, उससे अगले दिन पे आप देखें तो वॉल्यूम्स कम हो गए, और इन तीनों इंडिकेटर्स को अगर आप गौर से देखोगे तो इनके अंदर ऊपर वाली जो विक्स हैं, ये वाली जो विक्स हैं ये बड़ी बड़ी हैं, ठीक है। तो इससे हमें एक अंदाज़ा हो जाता है कि यार कुछ होने वाला है, और वॉल्यूम एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मगर बाकी ये जितने भी इंडिकेटर्स हैं, ये सारे के सारे इंडिकेटर्स बेसिकली लैग करते हैं। इंडिकेटर्स होने ज़रूर चाहिए, मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा कि आप इंडिकेटर्स को इस्तेमाल ना करें, इनका बाहर क्या एक एडवांटेज तो है, ख़ास तौर पे डाइवर्जेंसेस के चक्कर में। जब आप कभी भी मार्केट में कोई बुलिश डाइवर्जेंस देख लेते हैं या बेरिश डाइवर्जेंस देख लेते हैं, अब उस पर्टिकुलर केस के अंदर आपको एक बहुत बड़ा एक हिंट मिल जाता है कि यार यहाँ पे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। तो वो एक एडवांटेज तो है इनका। तो जो बुलिश डाइवर्जेंस हो गई या बेरिश डाइवर्जेंस हो गई, वो आपको कई सारे इंडिकेटर्स आपको एक हिंट कर देते हैं कि यार यहाँ पे तो हमारे पास मिसाल के तौर पे बेरिश डाइवर्जेंस आ रही है, या यहाँ पे तो हमारे पास बुलिश डाइवर्जेंस आ रही है। अब बेरिश डाइवर्जेंस बेसिकली क्या होगी, बेरिश डाइवर्जेंस होती ये है कि प्राइस ऊपर जा रही होती है, ठीक है, और प्राइस आपके पास ऊपर की जानिब जा रही होगी, जबकि इंडिकेटर में जब आप देखोगे तो इंडिकेटर में वो हमारे पास नीचे जा रही होती है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब सिंपली ये होता है कि अब आपको अगरचे वो तो प्राइस तो हायर हाइस हायर लो फॉर्मेशन में जा रही है, इंडिकेटर आपको बता रहा है कि नहीं यार यहाँ पे
एक बेरिश डाइवर्जेंस है। तो बेरिश डाइवर्जेंस होने का मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि आप उसको शॉर्ट सेल कर दें, ठीक है। उसका मतलब ये होता है कि नहीं, इस हायर हाई को आप बाई मत करो, यहाँ पर आप एंट्री मत लो। इसका मतलब ये है कि आपने बाइंग नहीं करनी मजीद, ठीक है। बेरिश डाइवर्जेंस का मतलब ये है। इसके बरक्स अगर बुलिश डाइवर्जेंस आ जाती है आपके पास कभी भी, तो उस बुलिश डाइवर्जेंस का मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि आप इसको बाय कर लें। इसका मतलब ये होता है कि अब आप इसको शॉर्ट सेल ना करें, अब शॉर्ट करने का टाइम नहीं है, अब आप उसको होल्ड कर लें। तो डाइवर्जेंस बेसिकली सिर्फ ये बात बता रही होती है आपको कि अगर बुलिश डाइवर्जेंस है तो शॉर्ट सेल नहीं करना, अगरचे प्राइस नीचे जा रही होती है। और अगर बेरिश डाइवर्जेंस है तो आपने बाई नहीं करना, ना कि शॉर्ट सेल कर देना। तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन है जो कि आपको एक इंडिकेटर दे देता है। तो इसका एडवांटेज ज़रूर उठाएं। बट जनरली अपने चार्ट्स को बहुत ज़्यादा ओवर क्राउड करने का फ़ायदा नहीं होता। आप उल्टा जो प्राइस एक्शन होता है उसको मिस कर देते हैं। अभी के लिए बस इतना ही है। इंशाल्लाह ताला अगले इसके अंदर हम कुछ इंडिकेटर्स को स्टडी करेंगे जिसमें मूविंग एवरेजेस है, मैकडी है, आरएसआई है। ये अगर आप इन्हीं तीन को यूज़ अच्छा कर लें तो ये आपको ठीक ठाक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। इनमें से हर एक की अपनी अपनी थोड़ी सी यूटिलिटी होती है, तो बस उसको उतना ही यूज़ करना होता है। मूविंग एवरेजेस अलबत्ता काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कोई एक इंडिकेटर यूज़ करना है ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर, तो वो मूविंग एवरेज होगा, वो आपको ठीक ठाक इन्फॉर्मेशन दे देता है। और मतलब उसको उसको अगर आप इंटेलिजेंटली यूज़ करें तो काफ़ी अच्छा इंडिकेटर है। तो ये दो तीन इंडिकेटर्स हैं बेसिकली। एक ऑसिलेटर हो गया, एक हमारे पास ट्रेंड फॉलोइंग हो गया। तो ये हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।